नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक बाबा है इस देश में और वो बाबा, उनकी एक कंपनी भी चलती है उनके संरक्षण में, दवा बनाने वाली। और वो बाबा जब तरह तरह के दावे करते हैं तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झाड़ भी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी मिलती है। और तमाम तरह के ऐसे दावे कि किसका कैंसर ठीक हो गया, किसका अल्सर ठीक हो गया, किसका पल्सर ठीक हो गया, तमाम तरह के दावे वो करते हैं। लेकिन वो बाबा भी कम से कम इतने एथिकल हैं, इतने नैतिक है वो बाबा कि चाहे उनका दावा सच्चा हो या झूठा हो, तारीख नहीं बताते, बल्कि अपनी भीड़ में दो चार लोगों को ऐसे आ जाते हैं या रखते हैं, मैं नहीं जानता, खड़ा होकर के किसका कैंसर ठीक हुआ, किसका अल्सर ठीक हुआ, किसका पल्सर ठीक हुआ, किसका पंक्चर ठीक हुआ, सब बता देते हैं। वैसे लोगों को खड़ा करा के पूछ लेते हैं। लेकिन इस देश में सियासत में भी बाबा होंगे ऐसे जो हमेशा अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे, वो डेडलाइन आगे बढ़ाते जाएंगे। और वो बाबा इस रूप में सामने आएंगे कि कई बार वो खुद के बारे में उनका असेसमेंट मीडिया के सामने रहा है, अपने इंटरव्यू में रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। वो उन बाबा का कहना है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। खैर, अब मैं नहीं जानता कि क्या हकीकत है, जैसा उन्होंने खुद कहा था उनकी बात की। लेकिन जो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, स्वाभाविक है वो सुपर नेचुरल पावर माने जाएंगे। और सुपर नेचुरल पावर यदि वो माने जाएंगे तो सुपर नेचुरल पावर के पास तो असीमित शक्तियां होंगी, वो डेडलाइन क्यों बढ़ाएगा? जैसे आप देखते हैं कि पावर हाउस से बिजली आती है, और पावर हाउस से बिजली आती है तो कैसे आती है? 33,000 से 11,000 वोल्ट, फिर 11,000 से ट्रांसफार्मर में आती है लेकर के सब स्टेशन में आती है, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर में जाती है 220 वोल्ट, तब आपके और हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो आम मनुष्य की स्थिति वही 220 वोल्ट के पावर वाली होती है। इस दुनिया में सभी इंसान जिसे परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, जिसे अल्लाह ने बनाया है, वो 220 वोल्ट वाले इंसान की तरह है, 220 वोल्ट के पावर सप्लाई की तरह। लेकिन अब कोई खुद को 33,000 वोल्ट वाला पावर सप्लाई का सबसे बड़ा माध्यम समझ ले तो डेडलाइन नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। जब वो सत्ता में आए थे तो नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आए या नहीं आए, 15 लाख खाते में आए या नहीं आए, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अब उन्होंने जो नई तारीख दी है, इकोनॉमिक सुपर पावर, भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा, चीन और अमेरिका को भी पछाड़ देगा, ये 2080 की तारीख दी है। उसके बाद मैंने थोड़ा गूगल विकिपीडिया को सर्च किया। अब गूगल विकिपीडिया को सर्च करके मैंने देखा कि 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। अब 2080 की बात करें तो वो 130 साल के होंगे, और हम सभी चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो। 130 साल की उम्र में भी भारत में कोई नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति जो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानता, वो 130 साल की उम्र में इस देश को सुपर नेचुरल पावर बनाने के लिए खड़ा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 2080 का दावा भारत सरकार की सरकारी वेबसाइटों का है। जरा इस प्ले कार्ड को देखिए और आप देख सकते हैं 2080 में भारत चीन को और अमेरिका को दोनों को पछाड़ देगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत चीन और अमेरिका दोनों को पछाड़ देगा। तो चीन और अमेरिका दोनों को जब 2080 में पछाड़ देगा, तब मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूं कि 2014 में 2022 की डेडलाइन क्यों दी गई थी? कहा गया कि 2022 में इनको वो मिल जाएगा, उनको वो मिल जाएगा, पक्का मकान मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें कही गई थी। और जितने भी आप गोदी मीडिया के चैनल देखते हैं, ए टीवी, बी टीवी, सी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, उठा टीवी, पटक टीवी, फेक टीवी, जितने भी टीवी आप देखते हैं, उन सब टीवी ने बताया था 2022 तक ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये सब कुछ हम लोग देख रहे थे। 2022 भी बीत गई भाई साहब। 2022 बीतने के बाद आज 2025 आ गया, और 2014 में हम जहां खड़े थे उससे भी पीछे पहुंच गए। उस समय तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आती थी, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आती थी। कोई कहता था 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कोई कहता था 32% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार में सरकार सीना ठोक कर कहती है
कि 140 करोड़ की आबादी में से 82 करोड़ की आबादी को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रखने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब 140 का 82% कितना होता है? अगर मोटा मोटी अंदाज करें तो 58% होता है। 58 से 59%, 58.5% के आसपास होता है। यानी इस देश में 100 में 58 आदमी या 59 आदमी सरकारी राशन पर जिंदा है। तो क्या वो मर्सिडीज में चढ़ने वाला है? क्या वो फरारी में घूमने वाला है? क्या वो फार्मूला 1 में रेस करने वाला है? कौन लोग हैं वो लोग जो 5 किलो राशन पर जिंदा है? वो 5 किलो राशन वाले लोग इस देश में मुफलिसी में, गरीबी में जीने वाले लोग हैं। तो 22 में क्या हुआ वो आपने देख लिया। 14 से 22 तक तो आपकी हालत यही हो गई कि स्कूटर वाले भी कहीं साइकिल की स्थिति में आ गए। अब जरा आगे देखिए, एक डेडलाइन दी गई थी 2022 आने के ठीक पहले, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। बड़े बड़े ढोल नगाड़े के साथ उसका प्रचार हुआ। अब 2047 में भी मोदी जी 97 साल के होते। 1950 में उनका जन्म हुआ है तो 97 ईयर के होते मोदी जी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वो 98 साल से ज्यादा, 1896 में उनका जन्म था और 1995 में उनका देहांत हुआ था। 29 फरवरी को उनकी जन्म तिथि थी लीप ईयर में। खैर 99 साल 1 महीने तक मोरारजी देसाई हम सबके बीच रहे, इस पृथ्वी पर रहे। नरेंद्र मोदी जी भी अगर 2047 तक प्रधानमंत्री होंगे तो 97 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। लेकिन 2047 तक जो विकसित भारत की बात थी, वो विकसित भारत क्या आर्थिक सुपर पावर बने बिना हो जाती? आर्थिक महाशक्ति यानी इकोनॉमिक सुपर पावर बने बिना विकसित भारत बन जाता? ये इकोनॉमिक्स मैंने भी पढ़ी है, और जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जितनी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, तमाम तरह के अर्थशास्त्रियों की थ्योरी को पढ़ा है और व्यावहारिक अर्थशास्त्र को भी पढ़ा है। मुझे नहीं पता कि जो सरकार ये कह रही है कि 2080 तक वो आर्थिक महाशक्ति बनेगी, वो 2047 में ही यानी उससे 33 साल पहले भारत को विकसित भारत बना देगी। आर्थिक महाशक्ति बने बिना 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाएंगे मोदी जी? ये दावा थोड़ा झोल झाल वाला मुझे लगता है कि आखिर इसमें ये सच्चाई कितनी है, हकीकत कितना है और फसाना कितना है। और इस तरह के दावे पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन विकसित भारत का जो नारा दिया गया, विश्व गुरु बनाने की जो बातें कही गई, आज स्थिति यह है कि इसी सरकार की रिपोर्ट कहती है, मोदी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर स्कूल इस देश में ऐसे हैं जहां 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को तीसरी क्लास का मैथ नहीं आता। तो विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, विश्व चेला बनाने की स्थिति इस देश के अंदर नहीं है। अब सवाल यह है कि विश्व गुरु बनाए, विश्व चेला बनाए, आर्थिक महाशक्ति बनाए, विकसित भारत बनाए, ये कौन से भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें राशन पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? कुंभ में डुबकी लगाकर भी, वहां डुबकी लगाने के बाद भी देश विकसित नहीं हो रहा है। अगर कुंभ में डुबकी लगाने से देश विकसित हो जाता, मेरी भी पूरी आस्था है महाकुंभ पर, मैं आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर वहां डुबकी लगाने से देश विकसित हो जाता तो देश के सभी लोगों को फ्री ट्रेन कर एक मैंडेटरी आदेश निकालकर सबको कहना चाहिए था कि जाके डुबकी लगा लें। और डुबकी नहीं लगा सकते तो जो लोग जा रहे हैं सबको कहें कि वहां से 1-1, 2-2 बाल्टी पानी, या जो 20 लीटर वाला जो देखते हैं बिस्लेरी का या किनले का बोतल, उसमें पानी लेकर के आए और गांव में 2-2 चम्मच, जो लोग नहीं गए हैं अपने मोहल्ले में, गांव में 2-2, 4-4 चम्मच उनकी नहाने की बाल्टी में डाल दें और फिर उसके बाद कहें कि आप नहा लो, मान लेना कि कुंभ में नहा लिया और देश विकसित हो गया। वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार का दावा 22 से पहले 25 साल आगे बढ़ाया गया, यानी 2047 का, और उससे अब 33 साल आगे बढ़ाने वाला सरकार का आपने विज्ञापन भी देख लिया। अब 2080 के सपने पाल करके ये देश बैठेगा और 2073 और कई मामलों में तो कहा जा रहा है 2090 तक का कर्ज नितिन गडकरी के मंत्रालय ने उठा लिया है। तो कर्जा लेकर के और घी पीने वाला देश भला विकसित कैसे होगा? ये हमारी समझ से परे है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जिस देश में अगले 50 सालों का कर्जा लिया जा चुका है, 60 सालों का कर्जा लिया जा चुका है, उसे आर्थिक महाशक्ति बना दिया जाएगा 2080 तक।
ये कैसे बनेगा, किस ब्लूप्रिंट से बनेगा, किस तरह का विजन भारत सरकार के पास है, ये समझ से ही परे है। आखिर दुनिया में महाशक्तियां बनती कैसे हैं? महाशक्तियां बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। और ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़क और बिजली और एक्सप्रेसवे यही नहीं होता है। अमेरिका में जैसे लोग अनपढ़ और कुपढ़ लोग कहते हैं कि अमेरिका को उनकी सड़कों ने बनाया, अमेरिका को उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने बनाया, उनकी आर्थिक महाशक्ति जो अमेरिका को बनाया, उनके शिक्षण संस्थानों ने बनाया, अमेरिका को उसके प्रेस फ्रीडम ने बनाया, अमेरिका को उसमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स ने बनाया, अमेरिका को जो रिसर्च के ऊपर खर्च करता है उसने बनाया। आपको मैं बता दूं रिसर्च के ऊपर कितना खर्च है। भारत का खर्च आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। 2 साल पहले का आंकड़ा है, भारत में 0.6%, 0.64% R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, शोध पर खर्च होता है। और अमेरिका में 3.5% शोध पर खर्च किया जाता है। रिसर्च के ऊपर जीडीपी का 3.5% और भारत में सिर्फ 0.5% से थोड़ा ज्यादा यानी 0.6-0.24% खर्च किया जाता है। और आप विश्व गुरु बनाने चले हैं, आर्थिक महाशक्ति बनाने चले हैं। बिना इनोवेशन, बिना रिसर्च, बिना अनुसंधान के कोई आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनता है क्या? ऐसे ही विश्व गुरु बन जाता है। भारत में तो पीएचडी की डिग्री कैसे मिलती है, कौन से रिसर्च से लोग डॉक्टर बनते हैं, आप सबको पता होगा कि किस तरह से, कहां से असाइनमेंट लाओ, ऊपर का 4 लाइन बदलो, नीचे का 4 लाइन बदलो, और तो और डिपार्टमेंटल हेड जिसके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं उसको मुर्गा और दारू पहुंचा दो तो नंबर मिल जाता है। और इसी के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा है। विश्व गुरु का किस तरह से विश्व गुरु बनेंगे ये हमारी समझ से ही परे है। जब इस देश में आईआईटी का डायरेक्टर ये कहता हो कि गोमूत्र से उसका बुखार ठीक हो गया। अगर उस तरह का विश्व गुरु बनाना है तो गोमूत्र से बुखार ठीक हो जाता है। और कोरोना में जो टूल किट आता है कि गोबर से नहा लेने से और गोबर देह में पोत लेने से, शरीर में गोबर पोत लेने से कोरोना ठीक हो जाता है, तो उस वक्त क्या जरूरत था कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड और कौन सा है रूस वाली वैक्सीन आई थी स्पुतनिक, क्या जरूरत था इसके पीछे भागने की? 2-2 बाल्टी गाय का गोबर, थोड़ा पानी मिला के उसको लिक्विड टाइप बना के सब लोग उसी से नहा लेते। और जहां वैक्सीन कम हो रही थी, लोग लौट के आ रहे थे कि पहली डोज है तो दूसरी डोज है, नहीं मिली टाइम से, वहां बस 2-2 बाल्टी गोबर से सबको नहला देते। अगर उस तरह का विश्व गुरु जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि गोमूत्र से बुखार ठीक हो जाता है, उस तरह का विश्व गुरु बनना है तो 47 और 22 की बात छोड़ दीजिए, वो तो 2014 में ही बनाया जा चुका है, जो कंगना रनौत कहती हैं कि असली आजादी मिली। आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद इस देश के अंदर ट्रिलियन की बात होगी, बिलियन की बात होगी, मिलियन की बात होगी, और इन सब के बीच कितने जीरो है शायद वो भी नहीं पूछा जाएगा कि 10⁶ इज इक्वल टू 1 मिलियन और 10⁹ इज इक्वल टू 1 बिलियन और 10⁻12 इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तब सिर्फ यही कहा जाएगा कि विश्व गुरु तो बन गए, 12वीं के बाद इंटर पास करके विश्व गुरु तो अभी बन चुके हैं। और इतिहास ज्ञान तो सुन सुन करके लोग इस तरह से विश्व गुरु बन रहे हैं कि विश्व गुरु की परिभाषा जो नई नई गढ़ी गई है वो परिभाषा भी छोटी पड़ जा रही है। खैर, अब आर्थिक महाशक्ति 2080 तक बनाने का नारा है। 2080 तक जब भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था 18 मई 2024 को पालघर की सभा में 6 महीने के अंदर पीओके वापस आ जाएगा। उसी तरह से आर्थिक महाशक्ति 2080 तक बन जाएगा। 6 महीने बीत गए 18 नवंबर को, लेकिन पीओके पर अभी तक भारत अपना आधिपत्य कायम नहीं कर पाया। उसी तरह से विश्व गुरु बना दिया जाएगा। तो नई नई डेडलाइन, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो आप सुनते हैं फिल्मों में, वो मोदी जी और उनकी सरकार दे रही है। अब आगे देखते जाइए कि और कितनी तारीखें मिलती है। इस देश में अदालतों से लेकर सिस्टम तक और नेताओं के आश्वासन तक जनता की किस्मत में सिर्फ तारीख पर तारीख ही लिखी हुई है। लेकिन इस तारीख पर तारीख के आगे मैंने भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी वो तारीख उनकी सरकार दे देगी जब नरेंद्र मोदी की उम्र 130 साल होगी। जवाहरलाल नेहरू की उम्र 130 साल को पार कर चुकी है।
अब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 136 साल हो जाएगी, 135 साल को भी पार कर चुकी है। 1889 के 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। खैर, नेहरू जी की उम्र 135 पार कर गई। मोदी जी ने अपनी उम्र के 130 साल तक की ही डेडलाइन दी है, 5 साल कम दिया है। नेहरू जी ने डेडलाइन नहीं दी थी, मोदी जी ने उनकी मौजूदा उम्र से 5 साल कम दिया है। इसके लिए उनको साधुवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।